नमस्कार। सभी दर्शकों का एस्ट्रोलॉजी लर्नर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संतान योग को लेकर, संतान संबंधित विश्लेषण को लेकर ये पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज हम मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत यह विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज हम यह जानेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में किसी जातक के संतान का योग कब कब बनता है, संतान का जो सुख है वह कब कब उसको प्राप्त होता है। इसी के साथ हम यह भी जानेंगे कि संतान से संबंधित कौन कौन से कारक ग्रह होते हैं, कौन कौन से कारक भाव होते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रसंग को। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर हम ज्योतिष को सीखने का ये कार्यक्रम रखते हैं, जिसके आधार पर आप सभी को ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों की जानकारी हो सके और आप उन सभी नियमों, उन सभी सूत्रों को अच्छी प्रकार से जांच सकें जो कि पूर्व में भी परीक्षित हैं और वह कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सत्यता बताते हैं। तो आप भी उनको परखें, जांचें और स्वयं उनका जो प्रभाव है वह देखें और ज्योतिष के जो मूल सिद्धांत हैं इनको आगे बढ़ाने का भी कार्य करें। सबसे पहले, किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो मूल उद्देश्य होता है वह यह होता है कि उसका जो वंश है वह आगे बढ़े और जो उनकी संस्कृति है वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। और इसी के उद्देश्य को लेकर व्यक्ति अपना विवाह आदि करते हैं और विवाह का मूल उद्देश्य ही कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति होता है। आज हम जानेंगे कि संतान के कारक कौन है। तो सबसे पहले, जो कभी संतान का जब विचार किया जाएगा तो लग्न से पंचम भाव। अब जैसे हमने यहाँ मेष लग्न की कुंडली को आज रखा है और मेष लग्न की कुंडली के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। तो जैसे मेष लग्न की कुंडली है, जब पहले खाने में एक लिखा हो तो मेष लग्न की कुंडली है। मैं बता चुका हूँ कई बार। मैं, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो अच्छी प्रकार से जानते होंगे कि ये मेष लग्न की कुंडली है। अब यहीं से लग्न से हम जब पंचम भाव को देखेंगे तो ये पंचम भाव ही संतान भाव का कारक भाव होता है। तो पंचम स्थान हो और जहां जन्म के समय चंद्रमा है, अगर हम लग्न से देख सकते हैं और चंद्रमा से देख सकते हैं, तो जहां पर चंद्रमा होता है उससे पंचम मानकर चलिए, इस कुंडली के अंतर्गत चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हों। अब चंद्रमा से पंचम हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यह एकादश भाव पंचम भाव हो जाएगा। ध्यान रखिए, एकादश भाव जहां चंद्रमा बैठे होंगे वहां से पंचम भी पुत्र कारक होता है, अर्थात संतान कारक होता है। और जो लग्न से पंचम है वह भी संतान कारक भाव कहा जाता है। तो संतान के बारे में जब भी विचार करेंगे वह चंद्रमा से पंचम को देखना होगा और लग्न से पंचम को देखना होगा। साथ ही साथ जो ग्रह माने जाते हैं, संतान के कारक ग्रह माने जाते हैं गुरु बृहस्पति, तो गुरु बृहस्पति की स्थिति को भी देखना होगा। जैमिनीय सूत्र के अनुसार हम देखें तो जब उपपद कुंडली देखते हैं तो उपपद कुंडली से जो सप्तम स्थान है उस सप्तम स्थान से पंचम स्थान। अब उपपद कुंडली तो आप जान गए होंगे क्योंकि मैंने उपपद कुंडली पहले बताई थी आपको। देखिए कैसे कि उपपद कुंडली को अगर आप देखोगे, उपपद कुंडली कैसे बनती है। जैसे हम मेष लग्न की कुंडली को देख रहे हैं, इस समय अगर उपपद कुंडली का निर्माण करना है तो उससे एक भाव पहले, जो जैसे यहाँ 12 लिखा हुआ है, उससे उसके जो स्वामी है वो जहां बैठे, जैसे कि यहाँ पर गुरु विराजमान हो जाए, तो जितने भाव वह अपने घर से दूर हैं, भावेश अपने भाव से जितनी दूरी पर हैं उतनी दूरी आगे हम चलेंगे। जैसे तो उपपद कुंडली का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, 4 भाव ये आगे हो गए भाव से भावेश, और इतने ही हमको आगे जाना है। तो 1 2 3 4, तो उपपद कुंडली का जो लग्न बनेगा वह कन्या लग्न बनेगा।
अगर यह स्थिति तो कन्या लग्न बनेगा। अब कन्या लग्न से सप्तम, अब जो उपपद कुंडली का लग्न है उस लग्न से कहाँ जाना होगा? सप्तम। सप्तम का अर्थ हो गया कि हमको जाना होगा जो मीन राशि है वह सप्तम होगी, और सप्तम से लेना होगा पंचम। सप्तम से जो पंचम स्थान बैठेगा, पंचम 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर उपपद कुंडली का पंचम ये बैठ जाएगा। अगर यह स्थिति बनती है तो आप समझ गए होगे, उपपद कुंडली का पंचम स्थान बैठ जाएगा जो लग्न कुंडली का चौथा स्थान है, अर्थात जहां पर कर्क राशि है। तो उस स्थिति में यहाँ पर ये भी जो होगा, ये भी इससे भी जो संतान है उसका विचार किया जाएगा। वहीं उपपद की जो नवमांश राशि से पंचम राशि होगी, जो उपपद लग्न है, उपपद कुंडली है, उसकी जो नवमांश राशि में जो पंचम स्थान से उसकी जो नवमांश राशि है उससे जो पंचम स्थान होगा वहां से भी हम देखेंगे। अगर बात करें तो उपपद से जो सप्तम स्थान है, उपपद से जो सप्तम स्थान, जैसे कि यहाँ उपपद कुंडली ये बन रही थी हमारी यहाँ से कन्या की, तो उसका सप्तम स्थान हो गया था मीन। तो जो सप्तम स्थान है उस स्थान का जो स्वामी है वह जिस राशि में होता है, अगर उसका स्वामी जो सप्तम है उसका स्वामी जैसे गुरु है, वह जिस राशि में है उस राशि से जो पंचम स्थान है, अब यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये स्थान हो गया। आप देख लीजिए, मैं जितने भी सूत्र बता रहा हूं इनको सबको नोट करते चलिए आप बिल्कुल। तो जो सप्तम का स्वामी है, जो सप्तम स्थान का स्वामी है, उसकी वह जहां बैठा हो, उस उपपद कुंडली के सप्तम स्थान के स्वामी जिस राशि में हो, जैसे कि यहाँ पर गुरु बैठे हुए कहाँ पर है? मिथुन राशि में। तो वहां से पंचम स्थान हो गया जहां तुला राशि, जो सात जो लग्न से सातवां है, वहां से भी संतान का विचार आप करोगे। खाली पंचम से ही आप विचार नहीं कर लोगे। वहीं उपपद से अगर सप्तम स्थान, जो उपपद से सप्तम स्थान है, जैसे कि ये मीन राशि होगी, उपपद लग्न से सप्तम स्थान, तो उपपद से सप्तम स्थान का जो नवमांश का स्वामी है, अब उपपद से सप्तम स्थान का जो नवमांश है, अब यहाँ पर हम इसका नवमांश देखेंगे, तो उसके नवमांश का स्वामी जिस स्थान में हो, उसके नवमांश का स्वामी जिस स्थान में हो, उससे पंचम स्थान से भी पुत्र का विचार किया जाएगा। बहुत सारी रीतियां हैं, इसलिए आपको उलझन हो जाएगी, तो इसलिए मैं उन सबको नहीं बता रहा। तो विशेष रूप से आप अगर देखें तो एक तो उपपद कुंडली से सप्तम और सप्तम से पंचम देख लीजिए, ऊपर से आप जो चंद्र कुंडली है, या ये कहिए कि जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठे हैं वहां से पंचम देखिए और लग्न से पंचम देखिए। इन सभी का विश्लेषण आप कर सकते हैं, इनसे संतान का विचार किया जाएगा। अब देखिए, अगर आपको संतान के सुख और दुख का विचार करना हो, ध्यान दीजिए, संतान के सुख और दुख का विचार करना है, तो आप कुंडली के सप्तमेश, कुंडली के सप्तमेश, कुंडली के नवमेश और कुंडली के पंचमेश, ध्यान दीजिए, और गुरु, इनसे संतान के सुख और दुख का विचार किया जाएगा। अगर यहां पर शुभ ग्रह बैठे हो तो उसको सुख प्राप्त होगा, लेकिन अगर यहां पर पाप ग्रह बैठे हो, उनकी दृष्टि हो, क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, क्रूर ग्रह बैठे हो, तो वह स्थिति कहीं ना कहीं संतान को दुखदायी होती है। यह आप विचार कर सकते हो। भाव पंचम सप्तम नवम, ये भाव आपको देखने हैं, इनके साथ में गुरु को भी आपको देखना होगा। गुरु की स्थिति क्या है, क्योंकि गुरु कारक हैं, गुरु कारक हैं, इसलिए गुरु की स्थिति देखना बेहद आवश्यक है कि गुरु किस अवस्था में, कहीं गुरु नीच अवस्था में तो नहीं चले गए, कहीं गुरु ऐसे भाव में तो नहीं बैठे जो उनके शत्रु का घर हो, कहीं गुरु ऐसी स्थिति में तो नहीं बैठे जो कहीं ना कहीं त्रिक भाव हो, 6 8 12 में तो नहीं बैठे। इन सभी का विश्लेषण करना होगा। तो ये स्थिति गुरु की देखनी होगी, क्योंकि वही, उनकी स्थिति भी कहीं ना कहीं संतान को जो सुख और दुख देने वाली होती है। अगर आप देखो कि संतान के जो गुण आदि का जब विचार करते हैं, तो सप्तमेश पर जो दृष्टि होती है उसके आधार पर देखा जाता है। और जैसे कि नवम स्थान है, उससे उस जातक का जो भाग्य स्थान है वो क्या है,
भाग्य स्थान जो पंचम है कहाँ से, संतान स्थान से। तो पंचम नवम भाव किसके हो गया, यहां से पंचम हो गया। देखिए पंचम भाव से नवम भाव क्या हो गया, पंचम भाव हो गया। तो पंचम का पंचम हो गया। अब आप ये भी कह सकते हो कि अगर किसी को पौत्र का या पौत्री का मतलब पुत्र की संतान या संतान की संतान का विचार करना हो तो वह भाग्य भाव से विचार कर सकता है। अब देखिए कैसे कर सकता है कि हम जब भी देखते हैं कि जिस भाव से संबंधित आप विचार करोगे, मानकर चलिए मैं आपको एक साधारण सा नियम और बता देता हूं आज इस कुंडली के माध्यम से। कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप उसको अवश्य देखिए। जैसे कि अगर आपको विचार करना है यहां पर संतान का, तो आप देखोगे पंचम भाव। हम एक नियम को लेकर चलते हैं अभी कि लग्न से पंचम देख लेते हैं। अब आप पंचम भाव को देखोगे। अब आपको अगर विचार करना है संतान की संतान का विचार, तो जैसे कि आपसे संतान पंचम हुई और आपकी संतान की संतान का विचार करोगे तो पंचम भाव से पंचम अर्थात नवम भाव हो गया। तो नवम भाव से आप अपने पौत्र पौत्री आदि का विचार करोगे कि नवम भाव की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है। अगर वह शुभ ग्रहों से युक्त है तो निश्चित है आपको बहुत अच्छे पौत्र पुत्री वगैरह मिलेंगे, उनका सुख मिलेगा आपको, संतान की संतान का सुख। इसी प्रकार से हम यह देखते हैं और इसी प्रकार से आप एक कुंडली से बहुत सारा विश्लेषण कर सकते हो। ये आप इस इन सूत्रों से समझकर देखिए। कहीं कहीं अगर हम देखें कि जो पंचम स्थान है, आप ये समझ गए कि उसकी स्थिति क्या है, बृहस्पति की दृष्टि और बृहस्पति पर दृष्टि, ये भी देखना होता है कि बृहस्पति की दृष्टि किसके ऊपर है और बृहस्पति पर कितने ग्रहों ने दृष्टि रखी हुई है, वो शुभ ग्रह हैं अथवा पाप ग्रह, ये भी आपको देखना होगा। उसी के आधार पर फल कहा जाता है। अब कभी देखिए जैसे एक फल दीपिका जो मंत्रेश्वर जी की फल दीपिका है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पर संतान उत्पत्ति की शक्ति को जो विषय है उसके बारे में भी कहा गया है कि अगर स्त्री की कुंडली से आप विचार करोगे तो उस जातिका के जन्म समय का पर जो बृहस्पति हो गए, चंद्रमा हो गए, मंगल हो गए, इनके जो सफट स्फुट होते हैं उनको योग करोगे, तो उनका योग करोगे और अगर योग फल जोड़ें आप और 12 से अधिक आ जाए तो 12 से भाग देकर जो शेष बचेगा उसको आपको नोट कर लेना है, जो भी राशि में आए जिसमें भी आए। अगर वह सम राशि में होगा और नवांश जो होगा उसका विषम राशि का, तो ये आप कहिए कि उस स्त्री के जातक जो है उसके अंदर बहुत अच्छी संतान उत्पत्ति की शक्ति है। इसी प्रकार से इसके विपरीत में जो पुरुष का है, जैसे कि अगर मानकर चलिए कि विषम राशि आए और नवांश सम राशि आए, या राशि सम हो नवांश विषम हो, तो स्त्री की जो जनन शक्ति है वह दूषित मानी जाती है। उपचार आदि औषधि आदि के उपचार के बाद में वहां पर संतान उत्पत्ति की बात कही गई है। तो इसी प्रकार से जो अगर पुरुष का देखोगे तो सूर्य को देखोगे, वहां पर शुक्र को देखोगे और बृहस्पति को देखोगे, तो इनके अंश राशि अंश कला विकला आदि को जोड़कर जो योगफल आएगा, अगर उससे राशि तो विषम बने और नवमांश जो हो वह भी विषम आए, तो जातक को जो पुत्र संतान आदि के लिए उत्तम उसके पास में शक्ति है, और अगर इसके विपरीत हो तो फल भी विपरीत माना जाएगा। ये हमको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको ध्यान रखनी चाहिए, इनका विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आपको पुत्र योग के बारे में जिसकी चर्चा वह हम करने जा रहे हैं उसका विचार करना चाहिए। देखिए, अगर संतान स्थान जो कि पंचम स्थान है, उस पंचम भाव पर किस किस को देखेंगे कि पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव के अधिपति को देखेंगे, बृहस्पति को देखेंगे, किसी शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट है पंचम भाव का अधिपति बृहस्पति, यह भी देखेंगे या उनके साथ में कोई बैठा हुआ है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि मेष लग्न की कुंडली में जो पंचम के अधिपति होते हैं वह सूर्य हो जाते हैं। तो पंचम के अधिपति सूर्य अगर वह लग्न में बैठ जाए
तो सूर्य उच्च के हो गए, और साथ ही साथ इनको शुभ ग्रह देखते हो, इनको शुभ ग्रह देखते हो, गुरु यहां विराजमान हो नवम भाव में, और गुरु पंचम के अधिपति को देखें। देखिए, गुरु पंचम के अधिपति को देखें और अपनी पांचवी दृष्टि से देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उनकी जो नवीन दृष्टि है वो उस भाव पर जा रही है जो संतान का भाव है। तो ऐसी स्थिति जब भी किसी जातक की कुंडली में बनेगी, ध्यान दीजिए यहाँ पर पाप ग्रहों की दृष्टि जितनी कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन में जो संतान है, उस संतान की प्राप्ति होती है। जब भी इनका योग होगा, जब भी इनकी दशा महादशा की स्थिति बनेगी, गोचर में स्थिति बनेगी, तो ये बहुत ही शुभदायक होगी, संतान के अनुसार बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी। ऐसे समय पर किसी को या जो भी जातक है उसको पुत्र आदि की प्राप्ति, पुत्र अर्थात संतान आदि की प्राप्ति उसको होती है। आगे आप ये भी देख सकते हो कि जैसे कि जो इस कुंडली के अंतर्गत लग्नाधिपति होते हैं मंगल, यहां पर देखिए लग्नाधिपति, अगर लग्नाधिपति पंचम भाव में चले जाएं, जैसे कि मंगल हैं वह चले जाएं पंचम भाव में, लग्न के अधिपति कहां पहुंच जाए? पंचम भाव में। और ये देखना होगा इसके साथ में कि जो गुरु बृहस्पति हैं वो बलवान होने चाहिए, तो उस व्यक्ति को पुत्र संतान अधिक प्राप्त होती है, पुत्र संतान की इसको निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। और अगर जो बृहस्पति बलवान हो और लग्न के अधिपति द्वारा वो दृष्ट हो और पंचम स्थान में हो, ध्यान दीजिए कि अगर बृहस्पति बलवान हो और लग्न के जो अधिपति हैं, मैं यहां लिख देता हूं, गुरु यहां पर बैठे हैं और लग्न के अधिपति जैसे मंगल है, अगर वो यहां बैठे हैं 1 2 3 4, तो उनके ऊपर दृष्टि है। तो यहां पर जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, तो वहां पर उस जातक को पुत्र संतान के विशेष योग रहते हैं। निश्चित रूप से कह सकते हो कि उसको पुत्र संतान के योग बनेंगे। ध्यान यही रखना है कि वहां पर उस भाव पर स्त्री ग्रहों की कितनी दृष्टि है। अगर स्त्री ग्रहों की तो पुत्रियों की भी वहां पर है, पुत्र और पुत्री। लेकिन अगर वहां पाप ग्रह या विच्छेदक ग्रह की स्थिति बन रही है, पंचम भाव को देख रहे हैं, तो वहां पर वह संतान को होने में कष्ट देते हैं कि संतान देरी से होती है या संतान कभी कभी अगर ज्यादा दूषित हो जाए तो वहां पर स्थिति थोड़ी सी विपरीत चली जाती है। अब देखिए कि यदि केंद्र या त्रिकोण के अधिपति, अगर केंद्र या त्रिकोण के अधिपति को देखेंगे, केंद्र भाव भी देख लिया हमने और केंद्र या त्रिकोण के अधिपति, तो मैं यहाँ आपको बताना, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो कि लग्ने से हम मंगल होते हैं, द्वितीय शुक्र होते हैं, तृतीय बुध, चतुर्थेश चंद्रमा, पंचमेश सूर्य, षष्ठेश बुध और सप्तमेश शुक्र, अष्टमेश यहाँ पर मंगल हो जाते हैं, नवमेश गुरु, दसमेश शनि और एकादश भी शनि होते हैं, व्ययेश भी शनि होते हैं। तो यहाँ पर शनि जो होते हैं बड़े शुभ स्थिति में रहते हैं। तो और यहाँ पर चंद्रमा भी अच्छी स्थिति के माने जाएंगे। और लेकिन एक नियम ये है कि जो शुभ ग्रह हैं वो केंद्राधिपति नहीं होने चाहिए, पाप ग्रह केंद्राधिपति हो और शुभ ग्रह केंद्र से बाहर के अधिपति हो। तो जैसे त्रिकोण के अधिपति हो सकते हैं, तो वहां पर अच्छी स्थिति मानी जाएगी। तो अगर केंद्र या त्रिकोण के अधिपति यदि शुभ ग्रह हैं, अब ध्यान से सुनिए, केंद्र या त्रिकोण के अधिपति, केंद्र को भी ले सकते हैं, केंद्र में 1 4 7 10 इन भाव के अधिपति या इन भावों के अधिपति, केंद्र या त्रिकोण भाव के अधिपति अगर शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह कौन हो गए? गुरु हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो गया। बुध अगर अकेले हैं और शुभ ग्रह के साथ हैं तो शुभ ग्रह हैं, अकेले हैं तो शुभ ग्रह हैं, पाप ग्रह के साथ हैं तो पाप ग्रह
का जैसा फल देंगे। इसलिए सबसे ज्यादा गुरु और शुक्र शुभ ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। क्षीण चंद्रमा शुभ ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। तो अगर शुभ ग्रह की बात करें और यह शुभ ग्रह कहां पर हो, इनके स्वामी होकर वह कहां पर बैठ जाए, पंचम भाव में हो, और पंचमाधिपति भी दुर्बल न हो, कमजोर नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस कुंडली को अगर देखें, देखिए इस कुंडली को हम देखें, यहां पर मानकर चलिए कि जो इस कुंडली के अंतर्गत जो शुभ ग्रह हैं वह है चंद्रमा है। अब चंद्रमा यहां पर विराजित हो गए, चंद्रमा पंचम भाव में विराजित हो जाते हैं, और जो सूर्य हैं वह यहां बैठे हुए हैं। सूर्य लग्न में बैठे हैं, उच्च के हो गए, मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, बड़ी अच्छी स्थिति है, दुर्बल नहीं है। षडबल में देखा वहां भी अच्छी स्थिति है। और पंचम भाव में बैठे हैं केंद्र के शुभ ग्रह, केंद्र के शुभ ग्रह चंद्रमा जो केंद्राधिपति हैं, जो सुख भाव के अधिपति हैं, वह बैठे हुए हैं। और जो सूर्य हैं वह भी अच्छी स्थिति में है, केंद्र में बैठे हुए हैं और लग्न में बैठे हुए हैं और उच्च के हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से संतान का सुख प्राप्त होता है, पुत्र पुत्रियों का सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि ये जो सूर्य हैं यदि ये नीच हो जाएं, यदि ये यहां बैठ जाएं तो नीच हो गए, अगर ये 6, 8, 12 में बैठ जाएं उस स्थिति में भी ये कहीं ना कहीं ये सूर्य तो अस्त होंगे नहीं, लेकिन अन्य कोई ग्रह हो इनके स्थान पर तो वह अस्त हो जाता है। तो नियम मस्त ग्रह के साथ भी चलेगा, लेकिन सूर्य के साथ में यही नियम है, ये नीच नहीं होने चाहिए। मेष लग्न की कुंडली में 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। तो ऐसी, और किसी पाप ग्रह के साथ राहु केतु या फिर शनि आदि के साथ नहीं होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति अगर नहीं बनती है तो बहुत सही रहता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वहां संतान से संबंधित कष्ट उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि यदि जो पंचम स्थान है, जो कुंडली के अंतर्गत पंचम स्थान है, अगर यह स्थान जो पंचम स्थान है यहां पर चंद्रमा से देखें या लग्न से देखें, चंद्रमा से भी आप देख सकते हो, लग्न से भी देख सकते हो। अगर चंद्रमा से देखोगे तो चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से 5 तक जाओगे, और वहां अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, या फिर लग्न से पंचम है वो तो आसान है, लग्न से पंचम, और चंद्रमा मानकर चलिए चंद्रमा यहाँ विराजित हैं तो चंद्रमा से पंचम 1, 2, 3, 4, 5 इस भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जहां भी चंद्रमा है वहां से पंचम पर देखिए, या फिर देखिए लग्न से पंचम पर। अगर वहां पर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, या उनके जो स्वामी हैं जो पंचम भाव बैठते हैं, उस पंचम भाव के जो स्वामी हैं उनसे जो दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो संतान योग बनते हैं। तो उस व्यक्ति के संतान योग बनते हैं जब भी उनकी दशा महादशा, दृष्टि डालने वालों की और जिनके ऊपर दृष्टि है उनकी, जब भी दशा महादशा अंतरदशा होगी तो उस व्यक्ति को उससे संबंधित जो लाभ है वह लाभ प्राप्त होता है। अगर यहां पर हम देखें कि जो लग्नेश और पंचमेश को देखिए, लग्नेश और पंचमेश को, क्योंकि लग्न आप स्वयं और पंचमेश आपकी संतान, तो लग्नेश और पंचमेश अगर एक साथ हो जाए, लग्नेश और पंचमेश जैसे कि ये मंगल और सूर्य है, ये लग्नेश और पंचमेश हो जाते हैं, अगर ये एक साथ हो जाएं तो भी बहुत अच्छी स्थिति। मंगल तो यहाँ पर रोचक नामक योग बनाएंगे, वहीं सूर्य यहाँ पर क्या हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, उच्च स्थिति होती है, और परस्पर ये मित्र भी हैं तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है। अगर ऐसी स्थिति भी नहीं बनती है तो हम यह देखेंगे कि ये एक दूसरे को देखते हों, ये है एक दूसरे को देखते हों, जैसे कि सूर्य अगर उच्च के होते हैं तो वहीं यहाँ पर मंगल बैठे हों तो एक दूसरे को देखेंगे, ऐसी अवस्था। अगर यहाँ पर मंगल नहीं बैठे हुए हैं तो मंगल को भी उच्च हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मंगल को उच्च इस प्रकार से कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर सूर्य बैठे हों
और यहाँ पर मंगल बैठे हों, 1 2 3 4, तो यहाँ पर, लेकिन ये एक दृष्टि हो गई। और साथ में बैठेंगे, अगर यहाँ बैठेंगे तो दोनों एक दूसरे को देखेंगे। तो हमारा नियम क्या है कि योग प्रबल कब होगा, पहले साथ, फिर एक दूसरे को देखें, दृष्टि संबंध रखें। तो फिर तीसरा ये हो गया कि एक उसको देखता हो, इस प्रकार से आप देख सकते हो, तो वह बल उनका कम होता चला जाएगा, प्रभाव कम होता चला जाएगा। तो इसलिए आमने सामने होने चाहिए, तब भी यह स्थिति बन जाएगी। या दोनों स्वयग्रही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च के हो, तो संतान योग उस व्यक्ति के जीवन में अवश्य बनते हैं। आप इन बातों को नोट करते चलिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। कभी भी आप कोई भी किसी को फलादेश करोगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाली हैं। अगर यहाँ पर लग्नेश जो कि मंगल है और पंचमेश जो कि सूर्य है, अगर ये शुभ ग्रह के साथ होकर किसी केंद्र में बैठ जाएं, या और इनके साथ ही जो शुक्र है वह कुंडली के अंतर्गत बलवान होना चाहिए। अगर वह बली है तो भी संतान योग बनेंगे। अगर मानकर चलिए जैसे कि जो मंगल और सूर्य, मंगल और सूर्य अगर यहाँ पर विराजित हैं, सूर्य यहाँ विराजित है, साथ ही साथ इस भाव को, जहां ये विराजित हैं, इस भाव को गुरु देखते हो, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9, मानकर चलिए यहाँ गुरु बैठे हुए हैं और गुरु उनको इस भाव को देख रहे हैं। इस भाव को, गुरु की दृष्टि इस भाव के ऊपर है, क्योंकि गुरु भी संतान के कारक हैं और संतान भाव के अधिपति को भी देखते हैं और लग्न में बैठकर देखते हैं। बहुत सुंदर स्थिति, बहुत ही आज्ञाकारी संतान यहाँ पर उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। हमेशा उसके जो नियम है उन नियमों को मानने वाली होती है, उसके वंश को आगे तक सुख देने वाली संतान होती है, जो नाम रोशन करने वाली संतान उस व्यक्ति को ऐसी स्थिति में प्राप्त होती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमको देखना होगा कि जो शुक्र हैं वह भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अगर अब आगे और भी हम देख सकते हैं नियम, जैसे कि अगर लग्नेश, और हम देखेंगे एक नवम भाव के अधिपति और लग्न भाव के अधिपति को, अगर ये दोनों सप्तम भाव में आ जाएं, अगर जैसे गुरु और मंगल सप्तम भाव में बैठ जाएं, या फिर जो दूसरे भाव के अधिपति हैं वो लग्न में चले जाएं, जैसे कि दूसरे भाव के अधिपति शुक्र हैं वह लग्न में चले गए, ऐसी स्थिति हो जाए, तो भी संतान के, देखिए ये सूत्र अलग है, ये नियम अलग है कि लग्नेश और नवमेश सप्तम भाव में बैठ जाएं तब भी संतान योग है, और शुक्र जो कि इस कुंडली के अंतर्गत है वो दूसरे भाव के अधिपति वह लग्न में आकर बैठ जाएं तब भी उस व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त होगा। क्यों? देखिए क्यों होगा, अब ये प्रश्न बनता है क्यों होगा, क्योंकि देखिए लग्न क्या है, लग्न आप हो, और दूसरा भाव क्या है आपका कुटुंब, कुटुंब परिवार, परिवार किससे, संतान से होता है परिवार, स्त्री संतान यही परिवार है। अगर वही आपके पास आकर बैठ जाए, कुटुंब आपके पास आकर बैठ जाए, तो निश्चित है कि वो संतान सुख देगा। इसलिए जो कुटुंब भाव का अधिपति है यदि वह लग्न में आकर बैठ जाए तो निश्चित है उस व्यक्ति के जीवन में जो संतान है उसकी प्राप्ति होती है। ये सटीक सूत्र है, ये कई कुंडलियों में फलित होते हुए देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें कि यहां तक हमने इनको समझा, अब अगर आप देखो कि पंचम स्थान में कोई शुभ ग्रह है या उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, उसका जो स्वामी है वह भी शुभ ग्रहों से युक्त है और स्वामी स्वयं भी शुभ ग्रह है, तो ऐसा जो जातक है उसको बहुत ही श्रेष्ठ संतान प्राप्त होती है। जैसे कि पंचम भाव भी शुभ ग्रह, यहाँ स्वामी भी शुभ है। अब यहाँ तो सूर्य है तो ये कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह माने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो संतान होती है थोड़ी सी जो अहम प्रवृत्ति की संतान होती है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं अहम अवश्य होता है,
और कहीं ना कहीं स्वतंत्र होने की भावना उसके अंदर होती है। यह आप निश्चित रूप से देख पाओगे। अगर पंचम भाव जो है वहां पर हम देखें कि जो बृहस्पति हैं उनकी दृष्टि अगर है, तब भी वह कहीं ना कहीं संतान देने वाली स्थिति कही जाती है। बाकी अन्य प्रकार के भी बहुत सारे जो योग हैं जिनका हम विश्लेषण कर सकते हैं, उपपद कुंडली से भी पंचम भाव को देखा जा सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण नियम थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। बाकी बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत प्रकार से जो सटीक सूत्र हैं, लेकिन एक ही वीडियो में इतना कुछ बताना मेरे हिसाब से उचित भी नहीं है और आप सभी के लिए समझ पाना भी संभव नहीं है। इसलिए हम आगे इसी प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे, जो मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत ही लेकर आएंगे, और उसके बाद में जो वृषभ मेष से लेकर मीन लग्न तक जितने भी हैं सभी का बारी बारी से विश्लेषण करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, और साथ ही साथ अपने जितने भी संबंधी हैं, जो भी आपके मित्र हैं, उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले कार्यक्रम के अंतर्गत, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।